अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं इट्स कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट। आप इसे कोज़ाई पढ़ें या फिर क्वेजी पढ़ें, इट्स अप टू यू। और हमने अभी तक डिटेल वीडियोस में सब चीज़ें डिस्कस कर ली हुई हैं। अब ऑलमोस्ट 2-3 सवाल हमारे हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ सीरीज़ में। इट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसे हम स्टार्ट में करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि पास पेपर में ये सवाल किस तरह से पूछा जाता है। तो मैंने आपको पहले भी इलेबोरेट किया था कि इस सवाल को इस तरह से पूछा जाता है कि हमने सेक्शन 10 में ये चीज़ पढ़ी थी एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, कि जब आपकी एक ऑफर होती है, अगला पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है, कंसिडरेशन होती है, पार्टीज की फ्री कॉन्सेंट होती है एक कंसिडरेशन पे, एक ऑब्जेक्ट पे, उसके बाद आपकी लीगैलिटी वगैरह सारी कंडीशंस पूरी होने के बाद फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉ इन्फोर्स करता है। फिर आप कह सकते हैं कि ये हमारा मुआहदा हो गया है। लेकिन इस वाली कंडीशन में क्या होता है कि ना तो ऑफर होती है, ना ही कोई एक्सेप्ट करता है, ना ही कोई कंसिडरेशन होती है, कोई फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होती, लेकिन स्टिल आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है। यानी कि आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक फॉर्मेलिटीज हैं उन सबसे एक्सेप्शन ये चीज़ है आपकी। तो इसमें जब भी आपका सवाल एग्जामिनर पूछता है तो वो कुछ यूं पूछता है कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, फॉर्म जो फॉर्मेलिटीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की वो मौजूद नहीं है, लेकिन स्टिल आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। उन कंडीशंस को आप इलेबोरेट करें, वो कौन से सर्कमस्टांसेस होंगे जिनमें ऐसी चीज़ होगी कि ऑफर एक्सेप्टेंस भी नहीं हुई फिर भी लॉ आपको बाउंड कर रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट वाली सारी चीज़ें पूरी करें, फुलफिलमेंट करें उन सब कंडीशंस की। ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तकरीबन हर पेपर में ही रिपीट होता रहता है। सिंपली यहाँ वो पूछ रहे थे कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट को इलेबोरेट करें, उसके क्या एसेंशियल्स वगैरह हैं, या लॉ से कैसे इन्फोर्स करता है उसको बताएं, या फिर वो कहते हैं ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिनमें अगर फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी हुआ फिर भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करेगा, उसको इलेबोरेट करें। ठीक है, बहुत इजी सवाल है। अब इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं। इसमें सबसे पहले होता है कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट। इसमें आप देखें जो वर्ड कोज़ाई है ना, इसका मतलब है ऑलमोस्ट सिमिलर टू, ऑलमोस्ट सिमिलर टू, तकरीबन एक जैसा। कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ऑलमोस्ट सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट, ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट से सिमिलर होता है, लेकिन इसमें ना ऑफर मौजूद है, ना इसमें एक्सेप्टेंस मौजूद है, ना इसमें कंसिडरेशन मौजूद है, बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं आपको जब डिस्कस करूंगी तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा, हम आते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में बेसिकली आपने यही बताना है कि कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसको लॉ कैसे इन्फोर्स करता है, ये फॉर्मल नहीं होता लेकिन फिर भी लॉ इसको बाउंड करता है पार्टीज को, आप इसको फुलफिल करें। इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, इसके अंदर नो ऑफर, कोई प्रपोजल नहीं होता, कोई ऑफर नहीं होती इसमें, नो एक्सेप्टेंस, कोई पार्टी इस ऑफर को एक्सेप्ट, जब ऑफर ही नहीं हुई तो एक्सेप्टेंस किस चीज़ की होगी, दोनों चीज़ें क्रॉस हो गई। नो कंसिडरेशन, किसी भी किस्म की कंसिडरेशन नहीं होती। यानी कि इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि जो प्रीलिमिनरी हमारी चीज़ें होती हैं, प्रीलिमिनरी कहते हैं प्राइमरी, जो हम लोग पहले से जो चीज़ें तैयार करते हैं, पहले से प्लानिंग करते हैं, किसी भी किस्म की प्रीलिमिनरी जो कंडीशंस हैं वो नहीं होती। प्रीलिमिनरी कोई भी तैयारी, कोई भी प्रेपरेशन इसके अंदर मौजूद नहीं होती। किसी भी किस्म का जो एग्रीमेंट है वो मौजूद नहीं होता। इसमें पार्टीज मौजूद ही नहीं होती। पार्टीज होंगी तो ऑफर एक्सेप्टेंस होगी, पार्टीज ही मौजूद है बिल्कुल भी सिरे से। इसका बिल्कुल इजी सा मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट देती हूँ। होता ही है कि फॉर एग्जांपल आप अगर जा रहे हैं किसी जगह पे, तो आपने देखा कि रास्ते में आपको 5 लाख रुपए या आपको चेक पड़ा मिल गया है। आपने जैसे ही वो चेक उठाया है तो आप कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हैं। अब इसमें किसी ने आपको वो चेक दिया तो नहीं ना, ऑफर करके, ऑफर नहीं थी इसमें, ना ही आपने वो चेक एक्सेप्ट किया है, ऐसा भी नहीं है, ना ही किसी ने आपको कहा है कि आप वो चेक मेरे तक लेकर आए, ऐसा भी नहीं है, ना ही कोई इस तरह की कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हुई, लेकिन स्टिल जैसे ही आपने वो चेक वहां से उठाया, अपनी कस्टडी में लेकर आए, तो लॉ ने आपको बाउंड कर दिया कि आप कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में आ गए हैं। अब आपके ऊपर वो सारी चीजें आएंगी जो कॉन्ट्रैक्ट वाले बंदों में होती हैं। यानी कि आप टोटली टेक केयर करेंगे उस वो जो आपका चेक है उसके मालिक को ढूंढेंगे, वो सारी रिक्वायरमेंट्स अब आप फुलफिल करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ को अपनी कस्टडी में लेकर आए हैं, आप अपनी उस चीज़ को कस्टडी में ले आए हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट, जो टोटली कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट करते हैं, बस इसमें ऑफर एक्सेप्टेंस वाला फॉर्मेलिटीज मौजूद नहीं होती। जब पूरा सवाल हो जाएगा आपको और अच्छी तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। रेलिवेंट प्रोविजन की बात करें तो इसमें हमारे 5 सेक्शन है, जस्ट 68 से लेकर 72 तक। आपने सिर्फ इसमें इतना लिखना है, रेलिवेंट प्रोविजन सेक्शन 68 टू सेक्शन 72 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ 1872। ठीक है, मीनिंग की बात करें तो मीनिंग हमें आपको पता है कि ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी का हम लिखते हैं, तो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी इसको डिफाइन करती है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट which provides
अ रेमेडी, यानी कि जो किसी किस्म की कॉम्पेंसेशन अवार्ड करे, आपको प्रोवाइड करे, विच प्रोवाइड्स अ रेमेडी टू प्लेंटिफ, प्लेंटिफ को रेमेडी अवार्ड करे या प्लेंटिफ को कॉम्पेंसेशन दे टू रिकवर बेनिफिट फ्रॉम डिफेंडेंट, यानी कि कोजाई कॉन्ट्रैक्ट, ब्लैक्सलर डिक्शनरी कहती है कोजाई कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो प्लेंटिफ को ये मौका फराहम करता है, ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वो जो डिफेंडेंट है, जो नुकसान उसको हुआ है, वो उससे कोई बेनिफिट या उससे कोई कॉम्पेंसेशन वो रिकवर करवा सके, अपने नुकसान की भरपाई करवा सके, अपने नुकसान को फुलफिलमेंट करवा सके। इस कॉन्ट्रैक्ट का जो बेसिक मकसद है वो ये है। उसके बाद डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हमारी बताई है ग्रांट, GRANT, ग्रांट गिलमोर ने। नाम थोड़ा मुश्किल है लेकिन इसकी डेफिनेशन अच्छी है। ये कहता है कि जो कोजाई कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका सोल पर्पस, द सोल पर्पस ऑफ कोजाई कॉन्ट्रैक्ट इज टू प्रमोट, कि वो फोकियत देता है, तरजीह देता है, इज टू प्रमोट जस्टिस, इंसाफ को प्रमोट करता है, एंड प्रिवेंट अनजस्टली एनरिचमेंट। फिर वो कहता है नंबर 1 तो वो ये करता है कि वो जस्टिस को प्रमोशन देता है, इंसाफ की फराहमी को वो पक्का करता है, इंसाफ फराहम करता है उन पार्टीज को जिनका नुकसान हुआ है। और नंबर 2 पे क्या करता है, प्रिवेंट करता है अनजस्टली एनरिचमेंट। अनजस्टली एनरिचमेंट क्या होता है, किसी भी बंदे को इलीगल किस्म का एवं फजूल में ही किसी किस्म का बेनिफिट हो जाए, उसे हम अनजस्ट एनरिचमेंट कहते हैं। जिस तरह उस बंदे ने चेक उठाया है, उसका दूर दूर तक उसमें ना तो उसकी कमाई है ना ही उसका कोई बेनिफिट है उसमें, लेकिन जैसे ही वो चेक उठाएगा वो उससे अमीर हो जाएगा, उसके पास पैसे आ जाएंगे, लेकिन इस पैसे का सोर्स क्या है, किसी और की मलकियत, किसी और का फायदा था जो उसने यूज किया, उससे यूटिलाइज किया। तो ये एक अनजस्टली एनरिचमेंट हुई है। वो अगर अमीर से हुआ, रिच हुआ है, तो उसकी जो एनरिचमेंट है वो अनजस्ट तरीके से हुई है। तो इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए कि जिसका नुकसान, जिस बंदे की प्रॉपर्टी है वो उसी के पास रहे, कोजाई कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट लॉ ने रखा है। तो ग्रांट गिलमोर की डेफिनेशन ये थी कि सोल पर्पस जो कोजाई कॉन्ट्रैक्ट है वही होता है कि आपने एंड्स ऑफ जस्टिस जो है उनको प्रमोट करना होता है, और जो अनजस्टली एनरिचमेंट है, ऐसे ही बैठे बैठाए किसी की लॉटरी लग जाती है, उसको प्रिवेंट करना होता है, उन चीज़ों की रोकथाम करना होता है। ऑब्जेक्ट की बात करें तो बेसिकली जो ग्रांट गिलमोर ने ये बात बताई है, यही चीज़ आपने ऑब्जेक्ट में बता देनी है कि इसका मकसद क्या होता है। उसके बाद आता है हमारा असली क्वेश्चन कि काइंड्स ऑफ कोजाई ऑब्लिगेशंस या कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं। ये आपके 4 सेक्शंस है यूजुअली। इसमें ये सेक्शन 68 है सप्लाई ऑफ नेसेसरीज का, ये सेक्शन 69 है पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, ऑब्लिगेशन टू पे फॉर नॉन ग्रेटिशियस एक्ट, ये आपका है सेक्शन 70, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स है 71 में, लाइबिलिटी अंडर मिस्टेक और कोएलियन है 72 में। तो ये आपने 5 सेक्शन जब इलेबोरेट कर देने हैं तो आपका ये सवाल मुकम्मल हो जाएगा। अब इसमें आपने इस चीज़ से नहीं घबराना कि इसमें वो सिर्फ इतना पूछ ले कि भाई आप पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन का एक्सप्लेन करें, ऐसा नहीं होता। टोटली क्वेश्चन में पूछेगा कोजाई कॉन्ट्रैक्ट को इलेबोरेट करें, एक्सप्लेन करें, उसमें आपने वहां से लेकर एंड तक ये सारा इलेबोरेट करना है। अब हम बात करते हैं सप्लाई ऑफ नेसेसरीज की। सेक्शन 68 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, वो इस तरह से डील करता है। वो ये कहता है कि वेयर, पहले मैं यहाँ पे वेयर लिख लेती हूँ, फिर उसके एसेंशियल्स निकाल के उनको हम इलेबोरेट करेंगे। इसमें वो कहता है वेयर नेसेसरीज आर सप्लाइड, वेयर नेसेसरीज आर सप्लाइड टू अ पर्सन, नेसेसरी सप्लाइड की गई है ऐसे पर्सन को who is incompetent to contract, who is incompetent to contract, or whom he is legally bound to support, legally bound to support। इतनी बातें आपने याद रखनी है, 2 चीजें बातें याद रखनी है। उसके बाद आ जाता है ही इज क्लेम, उसका जो क्लेम है वो बनता है कि वो रिकवर करे डैमेजेस, मेन आपने यहाँ तक याद रखना है। अब इसमें उसने कहा सप्लाई ऑफ नेसेसरीज भी एक कोजाई कॉन्ट्रैक्ट की काइंड है। इसमें होता यह उसने कहा वेयर नेसेसरीज आर सप्लाइड टू अ पर्सन हु इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो तमाम पर्सन्स, वो तमाम पार्टीज, वो तमाम अशखास जो कि इनकॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के अहल नहीं है, जो इस कंडीशन में नहीं है, जिनकी मेंटल एबिलिटी नहीं है, जो कि
एज मेजॉरिटी पर नहीं आए, वो सारे पर्सन इनकॉम्पिटेंट है। जैसे कि हमने सेक्शन 11 में पढ़ा था, सेक्शन 11 में हमने पढ़ा था ना इनकॉम्पिटेंसी क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट की। जो मेजर हो, 18 साल का हो, जो साउंड माइंडेड हो, अपने होशो हवास में हो, जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई ना किया हो, ये 3 चीजें जिसमें मौजूद है, वो किसी भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो कॉम्पिटेंट है, अहल है। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि इनकॉम्पिटेंट है, यानी कि अगर वो माइनर है, अगर वो अनसाउंड माइंड है, अगर वो ऐसा पर्सन है जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है, यानी कि वो कोई कैदी बन गया है, वो कोई मुजरिम बन गया है, उसको 7 साल की सज़ा हो गई है, उसको डेथ पेनल्टी की सज़ा सुनाई गई है कि उसको सज़ाए मौत होगी, इन तमाम कंडीशन में लॉ उसे डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, या उसका दिवालिया हो चुका है। तो ये 3 चीज़ें जिसमें मौजूद है वो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। अब अगर ऐसे पर्सन को नेसेसरी सप्लाई की गई है, नेसेसरी से मुराद क्या है, आपकी ज़िंदगी की ज़रूरियात की चीज़ें, जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें होती है, जैसे आपका खाना, इसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, उसके बाद आपका पीना, इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, गर्म कपड़े हो गए, इन ज़रूरियात जो हैं आपकी। एक तो चीज़ होती है लग्जरीज, ये 2 चीज़ें आपने इनका डिफरेंस याद रखना है। एक चीज़ होती है आपकी लग्जरीज, दूसरी चीज़ आपकी होती है नेसेसरीज। लग्जरीज जो होती है वो आपकी ज़िंदगी को आसान करती हैं, जैसे आपकी जो गाड़ी है ये आपकी लग्जरीज में आएगा, ये आपके ट्रैवल को आसान करती है। आपकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, इसमें आपका पानी है, इसमें आपकी खुराक है, इसमें थोड़ा बहुत आपके कपड़े आ जाते हैं, थोड़ी बहुत आपकी रहाइश आ जाती है। ये 4 चीज़ें आपकी ज़रूरियात हैं, इनके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन ये बाकी गाड़ी के बगैर ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, वो लग्जरीज में आती हैं। इस सेक्शन में उसने कहा है कि जहाँ पे आपने नेसेसरीज यानी कि ज़रूरियात ज़िंदगी सप्लाई की है, मुहैया की है, फराहम की है, उसको जो कि इनकॉम्पिटेंट टू पर्सन है, या फिर उसको जिसको वो करने का लीगली बाउंड था, यानी कि फॉर एग्जांपल एक मास्टर, मैं आपको पहले सिंपल वर्डिंग में बता दूं ताकि आपको फिर बेयर रीडिंग की समझ आ जाएगी, इसको भी आप भूल जाएं। हुआ ये है, अगर कोई मास्टर है और सर्वेंट है, वो दोनों आपस में लीगली बाउंड है, उनके अंदर वाइकेरियस लाइबिलिटी आती है। मास्टर की ये ड्यूटी होती है कि उसका जो सर्वेंट 24 घंटे उसको किसी भी किस्म की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, 24 घंटे उसके घर में रहता है, उसका कामकाज वगैरह करता है, उसके सारे काम आसान बनाता है, तो मास्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लॉ से बाउंड करता है कि वो उसको अच्छी खासी तनख्वाह भी दे, उसका वो ख्याल भी करे, उसकी जितनी नेसेसरीज हैं यानी कि ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको पूरा भी करे। अगर वो बीमार हो गया, उसको कोई बड़ा ऑपरेशन होना है, सर्जरी होनी है, उसको भी वो सपोर्ट करे। टोटली डिपेंडेंट एक हिसाब का सर्वेंट जो है मास्टर पे है। अब होता ये, इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो मास्टर है वो लीगली बाउंड है कि वो सर्वेंट की तमाम तर ज़रूरियात को पूरा करे। लीगली बाउंड से मुराद है कि लॉ ने उसको बाउंड किया है। जब भी हम ये वर्ड बोलते हैं ना कि लॉ ने बाउंड किया, तो इसका मतलब होता है लीगली बाउंड, लीगल का वर्ड लॉ से निकला, ठीक है। तो मास्टर जो है वो सर्वेंट को सब चीज़ें प्रोवाइड करने का लीगली बाउंड है। इसी तरह इस सेक्शन में भी कहा जा रहा है कि वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स, अब फॉर एग्जांपल और आसान से आपको समझाती हूँ, एक सर्वेंट है, एक गुलाम है, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, उसका ऑपरेशन है, सर्जरी है फौरी तौर पे, अब वहाँ पे 5-6 लाख चाहिए, उसके पास इतनी पैसे की अमाउंट नहीं है। उसका जो मास्टर है वो क्या करता है कि वो जाके उसकी वो पेमेंट कर देता है, 7-8 लाख जितना भी बना है उसकी सर्जरी करवा देता है, पेमेंट कर देता है। अब यहाँ पर सर्वेंट ने तो मास्टर को नहीं कहा कि आप मेरी सर्जरी के पैसे दें, उनके दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं ना हुआ कि सर्वेंट ने उससे जाके कहा कि भाई मास्टर आप मेरी सर्जरी के पैसे दें, जैसे ही मैं ठीक होऊंगा आप मेरे 2 महीने की पे जो है वो काट लें। अगर तो ऐसा होता तो ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, फ्री कॉन्सेंट, ये सब चीज़ें होती, फिर हम कहते हैं भाई ये पूरा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना है। ऐसा तो इस केस में कुछ भी नहीं हुआ। सिंपल हुआ ये कि इमरजेंसी में सर्वेंट गया, मास्टर को कॉल आई है, मास्टर फौरी तौर पर अपने डेबिट कार्ड लेके गया, उसने वहाँ पे पेमेंट कर दी है। अब इसमें मास्टर को तो कोई बाउंड नहीं कर सकता, बिल्कुल सर्वेंट मास्टर कल को कहेगा सर्वेंट को मेरे पैसे मुझे वापस करो जो मैंने 7-8 लाख तुम्हारा वहाँ पे पे किया था, तो सर्वेंट कहेगा भाई मैंने तो तुम्हारे साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया, मैंने तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, कोई ऑफर एक्सेप्टेंस हमारे दरमियान नहीं हुई, कोई फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हुई, तो किस बेस पे मैं तुम्हारी अमाउंट तुम्हें रिटर्न करूँ। तो यहाँ पर फिर आपका कॉन्सेप्ट आएगा कुजाई कॉन्ट्रैक्ट का। फिर मास्टर ये कहेगा कि जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है 1872 का, उसमें जो सेक्शन नंबर 68 है वो यही बात करता है कि जब आपने इमरजेंसी में उन पर्सन को सपोर्ट किया है, उन पर्सन को नेसेसरीज दी हैं
जिनको आप लीगली बाउंड थे सपोर्ट करने के लिए, तो जैसे ही उनकी कंडीशन बेहतर होगी, लॉ आपको प्रोटेक्ट करता है कि आप उससे वो पैसा वापस ले लें, आप अपना बेनिफिट उनसे रिकवर करें, उनकी कॉम्पनसेशन जो आपने उस वक्त उनको कॉम्पनसेट किया था अब वो आपको वापस करें, रिटर्न करें। तो ये इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। अब हम बेयर रीडिंग पर आएंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। इसका पीछे वाला भी थोड़ा बहुत आसान वर्डिंग में बता देती हूँ। इसी तरह आप मास्टर को लेकर जब मास्टर सर्वेंट वाला निकाल देंगे तो लीगली बाउंड टू सपोर्ट हो गया ना। सिंपल में होता यह है कि एक आदमी है और उसके पास एक माइनर है, काम पे आता है, या वैसे वो जानता है किसी को, वो माइनर काफी ज्यादा परेशानी में है, या कोई पागल है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो कि इनसॉल्वेंट है, यानी कि जिसका दिवालिया हो चुका है, या कोई ऐसा पर्सन है जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है कि ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब अगर उसके ऊपर कोई इमरजेंसी आ गई है, वो किसी मुश्किल में आ गया है, तो वो आदमी जो उसको सपोर्ट करेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं और आप ही हैं, अब आप माइनर हैं, आप 18 साल से कम हैं, और आपको अल्लाह ना करे कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो आपने मुझसे हेल्प नहीं मांगी, लेकिन मैं एज अ थर्ड पर्सन, एज अ ज़रूरियाती आपका बिल्कुल अल्लाह ताला के खौफ में आके आपको मैं हेल्प कर देती हूँ थोड़ी बहुत पैसों से। अगर हॉस्पिटल में कोई चीज़ चाहिए, वैसे आपको सप्लाई करती हूँ, नेसेसरी सप्लाई करती हूँ, ज़रूरियात ज़िंदगी सप्लाई करती हूँ, तो कल को आप ये नहीं कह सकते कि हमारे दरमियान कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, मैंने आपको मदद के लिए नहीं बुलाया था, हमने कोई ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं की थी, तो अब मैं आपको आपका पैसा रिटर्न नहीं करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं भी हुई फिर भी कोजाई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करेगा। कल को मैं आपको कोर्ट में ले जाके चैलेंज कर सकती हूँ, जब आप मेजर हो जाएंगे, आप 18 ईयर्स के हो जाएंगे, कि इस बंदा ये जब ये 18 साल से कम था, इसको ये परेशानी आई, मैंने इसको सपोर्ट किया, अब ये 18 साल से ज़्यादा है, इसकी हैंडसम अमाउंट है, ये पे अपनी अच्छी खासी कमा लेता है, तो अब इसको चाहिए कि मुझे ये कॉम्पनसेट करे, मुझे ये वो पैसा रिटर्न करे। तो जो लॉ है वो मुझे सेक्शन 68 के तहत वो पैसा रिटर्न करवाएगा। इसको हम कहते हैं कोजाई कॉन्ट्रैक्ट। अब आप सेक्शन पे आए, आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। वो कहता है वेयर नेसेसरीज आर सप्लाइड टू अ पर्सन। फिर आपने यहाँ पे इसको एलैबोरेट करना है, नेसेसरीज को एक दो पैराग्राफ में, कि आपने उस पर्सन को नेसेसरीज सप्लाइड करने, ये नहीं कि उसकी मजबूरी है, उससे फायदा उठा के आप उसे लग्जरीज अवार्ड करने लग जाएं। इसीलिए मैंने ये डिफरेंस आपको बताया। दोबारा चलते हैं एग्जाम्पल मास्टर सर्वेंट के ऊपर। अब मास्टर सर्वेंट देकर सर्जरी, अच्छा अब उसको सर्जरी के पैसे देता है, ये तो चलो उसकी नेसेसरी हो गई, उसकी जरूरत थी। अब वो क्या कहता है मास्टर की इस जहन के साथ, इस प्लान के साथ कि मैं कल को इसकी 5, 6, 7, 8 महीने की पे काट लूंगा, मुझे अभी मौका मिला है। उसके हॉस्पिटल के सारे चार्जेस भी वो पे करता है, उसको घर तक लेके आता है, ट्रैवल एक्सपेंसेस भी वो अफोर्ड करता है, घर जाकर उसको एसी वाला कमरा देता है, वहां जाकर उसको फ्रूट वगैरह लगाता है, उसकी मेडिसिन का सारा खर्चा, उसके घर में हीटर, ये सब चीजें प्रोवाइड करता है कि ये सब चीजें। अब ये चीजें उसकी लग्जरीज में आ जाएंगी, ये चीजें नेसेसरीज नहीं रहेंगी। अब अगर कल को वो कहे उस सर्वेंट को कि भाई मैंने 7-8 लाख आपका वो क्या कहते हैं हॉस्पिटल का खर्चा, उसके बाद 3-4 लाख आपका ट्रैवल का लगा ले, फिर 15-16 लाख आपका जो घर में मैंने आपको फ्रूट्स वगैरह और वो हीटर और एसी वगैरह दिया, उसके भी अमाउंट आपको टोटल मिला के ये 1 करोड़ 2 करोड़ आप मुझे रिटर्न करें, तो फिर सर्वेंट यहाँ पर कहेगा कि भाई सेक्शन 68 जो है वो कहता है कि आपने इमरजेंसी में नेसेसरी सप्लाई करनी है, आपने लग्जरी सप्लाई नहीं करनी। तो आपने चूंकि मुझे लग्जरी सप्लाई की है तो इसके लिए मैं बाउंड नहीं हूँ। जो आपने नेसेसरीज मुझे सप्लाई की, जो हॉस्पिटल का खर्चा था वो तो मैं रिटर्न करूंगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा आपने लगाया वो मैं रिटर्न करने का बाउंड नहीं हूँ, क्योंकि लॉ मुझे कहता है नेसेसरीज रिटर्न होगी, लग्जरीज रिटर्न नहीं होगी। ठीक है, तो आपने इस बात का डिफरेंस ध्यान में रखना है। फिर वो कहता है वेयर नेसेसरीज आर सप्लाई टू अ पर्सन हु इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आपने किसी माइनर को सपोर्ट किया, आपने किसी दिवालिये वाले पर्सन को या किसी ऐसे पर्सन को जो कि कैदी था, जिसको डेथ पेनल्टी अवार्ड की गई थी, कॉन्विक्ट था, उसको सपोर्ट किया, या आपने किसी ऐसे पर्सन को सपोर्ट किया जो कि अनसाउंड माइंड था, पागल। यही 3 इंसान होते हैं जिसको जो कॉन्ट्रैक्ट करने के कॉम्पिटेंट नहीं होते, अहल नहीं होते। उन तीनों में से आपने किसी एक पर्सन को भी सपोर्ट किया, या फिर उसको किया whom he is legally bound to support, जिसको आप लीगली बाउंड थे सपोर्ट करने के लिए, आपने उसको नेसेसरी सप्लाई की, उसको इमरजेंसी में, उसको मुश्किल में आपने उसका साथ दिया, तो फिर क्या होगा कि आप जब उसकी जो प्रॉपर्टी है, जब उसके अच्छे दिन आएंगे, आप उसकी प्रॉपर्टी से अपना जो क्लेम है, अपने जो डैमेजेस हैं उनको रिकवर करवा सकते हैं। ये था आपका सेक्शन 68। तो ये जब भी आपने एलैबोरेट करना है सेक्शन 68 में, पहले आपने इसकी बेयर रीडिंग लिखनी है, उसके बाद फिर आपने नेसेसरीज की हेडिंग लिखनी है, उसमें आपने एक्सप्लेन करना है कि आपने नेसेसरीज सप्लाई करनी है, लग्जरीज अब सप्लाई नहीं करनी। फिर आपने बताना है इनकॉम्पिटेंट टू पर्सन, ऐसे पर्सन को सप्लाई करनी है, यानी किसी भी पर्सन को कर दें। आप मेजर था वो और आपने उसको सप्लाई कर दिया, वहां पे नहीं ये कोजाई कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट आएगा,
वो पर्सन के साथ जो कि इनकॉम्पिटेंट था कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। फिर आपने बताना है इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फिर आपने बताना है सेक्शन 11 को बताना है, उसमें कॉम्पिटेंसी बताई गई है। फिर हमें बताना है भाई इनकॉम्पिटेंसी क्या है, उसमें आपने बताना है भाई जो माइनर है, जो आपका अनसाउंड माइंडेड है, ड्रंकन है, इडियट है, कॉन्विक्ट है, इंसॉल्वेंट है, बैंकरप्ट है, इन सबको हम इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फिर आपने बताना है कि हुम ही इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट, लीगली बाउंड टू सपोर्ट किसको हम होते हैं, मास्टर सर्वेंट का रिलेशन हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसको एलेबोरेट करने के बाद फिर आपने कहना है इन तमाम चीज़ों वाले सेंसेस हमारे पूरे होंगे तो फिर हम कल को कह सकते हैं कि हम भाई इनसे इनकी प्रॉपर्टी से वो अपना जो क्लेम है, अपने जो डैमेजेस हैं जो हमने उस दौर में पैसे दिए थे, वो हम अपने चीज़ें वापस ले सकें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेक्शन है पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। इसको थोड़ा हम रिमूव कर लेते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी सारी आसान हो जाए। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूं है, इसमें भी पहले मैं आपको इजी में समझा देती हूँ ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए, उसके बाद हम बेयर रीडिंग लिखेंगे। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन होता यह है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी की ज़मीन जो है वो ली हुई है एज आपने, जैसे हम प्लेज वगैरह, प्लेज तो नहीं होता, जैसे हम पॉन में कहते हैं, या आपने रहन की हुई, जैसे हम कहते हैं रहन का जो कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर आपने कोई ज़मीन दी हुई है किसी को। फॉर एग्जांपल आपने ही मुझसे ज़मीन ली हुई है और आप वहाँ पर फसल वगैरह उगाते हैं, उसकी काश्तकारी करते हैं और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आपको हो रहा है। ज़मीन वो मेरी है लेकिन काम वहाँ पर आप कर रहे हैं। अब होता यह है कि उस ज़मीन पर कुछ टैक्स हुकूमत ने आयद किया है और टैक्स पे करने के लिए मेरे पास पैसे मौजूद नहीं हैं। अब होता यह है कि मुझे जब गवर्नमेंट नोटिस वगैरह भिजवाती है कि आप मुझे टैक्स वगैरह पे करें नहीं तो मैं ज़मीन पे कब्जा कर लूँगी, गवर्नमेंट की तरफ से आपको नोटिस वगैरह आते हैं। अब मैं तो इस कंडीशन में नहीं हूँ, मैं तो खामोश हूँ आगे से कि ठीक है अगर कब्जा हो भी गया तो आई डोंट केयर बिकॉज आई हैव नो मनी टू पे द टैक्स। ठीक है, अब जब इस बात का पता आपको चलता है तो क्योंकि मेरी ज़मीन से फ़ायदा आपको हो रहा है, इंटरेस्टेड आप हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं मेरे बिहाफ पर जाकर, आपको मैंने नहीं कहा कि आप मेरी ज़मीन का टैक्स वगैरह पे कर दें, आप खुद ही चाहते हैं क्योंकि आपका फ़ायदा है उसके अंदर। अगर वो ज़मीन जाएगी तो आपको नुकसान होगा, आप अपने फ़ायदे को देखते हुए जाते हैं और मेरे बिहाफ पे वो टैक्स पे कर देते हैं। अब जैसे ही आप टैक्स पे कर देते हैं, मुझे तो वो ज़मीन मेरी तो स्टिल वहीं पे रही, कोई वगैरह कब्जा उसके ऊपर नहीं हुआ गवर्नमेंट का। अब कल को जब मेरे हालात ठीक होते हैं तो आपका ये राइट बनता है कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट के तहत, कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 69 के तहत, कि आप मुझसे आके वो डैमेजेस, वो अमाउंट क्लेम करें। आप मुझसे आकर कहें कि फ़लाँ कंडीशन में जब तुम्हारा टैक्स के नीचे ये तुम्हारी ज़मीन आई थी, तुम्हारा टैक्स मैंने पे किया था, अब तुम मुझे वो पैसे रिकवर करो, तुम मुझे वो पैसे दो, मुझे वो चीज़ें आप क्लेम कर सकते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का जो कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट का आपका सेक्शन 69 है वो इस बात से डील करता है। अब हम इसकी आते हैं बेयर रीडिंग की तरफ। तो बेयर रीडिंग इसकी कुछ यूँ है, इफ़ पेमेंट इज डन बाय पर्सन interested in money whom he is एक मिनट, थोड़ा सा सेक्शन ही हमारा गलत हो गया, कुछ यूँ नहीं था। पेमेंट इज, मैं दोबारा से इसको लिखती हूँ। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है इसका, वो यही वाला कॉन्सेप्ट है। इसमें हम जब इलेबोरेट करेंगे तो इसके अंदर होता ही है, इफ पेमेंट इज डन बाय पर्सन इंटरेस्टेड, यानी कि जिस पेमेंट उस पर्सन ने की है जो कि इंटरेस्टेड है उस चीज के अंदर, विच ऐसी इंटरेस्टेड, ऐसी पेमेंट विच एन अदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे। उसके बाद दोबारा वही आ जाएगा, ही इज एंटाइटल्ड टू क्लेम द डैमेजेस। अब इसमें आप देखिए, इसमें उसने कहा है कि इफ पेमेंट इज डन बाय इंटरेस्टेड पर्सन, यानी कि जो पेमेंट थी वो किसने की, इंटरेस्टेड पर्सन ने। अब इसमें आपने इलेबोरेट जरूर करना है कि पर्सन इंटरेस्टेड कौन सा होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि जमीन रहन पे थी, तो जिस इंसान की फसल थी उसमें जो इंसान काश्त करता था उसका इंटरेस्ट था उसके अंदर। ये चीज़ आपने ज़रूर प्रूव करनी है अगर आपने सेक्शन 69 के तहत किसी से कोई डैमेजेस वगैरह रिकवर करवाने हैं। तो आपने ये ज़रूर बतानी है कि अगर मैंने जब उस दौर में, आप ये बताएंगे कि मैंने जब उस दौर में इसकी पेमेंट की थी तो मेरा इंटरेस्ट था इसकी ज़मीन में,
मैंने उस इंटरेस्ट के बिहाफ पे, इसके बिहाफ पे जाकर वो टैक्स पे किया था। तो जो पेमेंट है वो कौन करेगा? इंटरेस्टेड पर्सन करेगा। और पेमेंट कौन सी होगी? विच एन अदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे, जो कि पेमेंट उसके ऊपर नहीं बनती थी जिसने पेमेंट की है। आपके ऊपर कोई टैक्स इंपोज नहीं किया था। विच एन अदर इज, मैं पर्सन एन अदर हूं ना, मैं पेमेंट इंटरेस्टेड था, मुझे लॉ ने बाउंड किया था कि मैं वो अमाउंट पे करूं, मैं मुझ पे टैक्स इंपोज किया था, वो टैक्स आप पर इंपोज नहीं किया गया था। फिर से समझते हैं इसको। इसमें 3-4 चीजें उसने बताई हुई है। सबसे पहले उसने की है, पेमेंट की है इंटरेस्टेड पर्सन ने। एक चीज कि पेमेंट किसने की है? इंटरेस्टेड पर्सन ने, उस पर्सन ने जिसका इंटरेस्ट था उस जमीन के अंदर, यानी कि आपने पेमेंट की है क्योंकि आपका इंटरेस्ट था मेरी जमीन में। नंबर 1। नंबर 2 इसमें आता है, पेमेंट किस चीज की थी? एन अदर बाउंड टू पे। पेमेंट वो थी जिसमें ये बाउंड नहीं था पे करने के लिए। एन अदर पर्सन, यानी कि मैं बाउंड थी कि मैं अपनी जमीन का टैक्स पे करती, मुझे लॉ ने बाउंड किया था कि मैं वो टैक्स पे करती। विच एन अदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे। नंबर 3 आता है, बाउंड किसने किया था? बाय लॉ। ये 3 इसमें एसेंशियल्स हैं जो आपने इलेबोरेट करने हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रही। हम एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ए पर्सन है और बी पर्सन है। अब जो ए है ना, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स इंपोज किया है। ये आपका ए पर्सन है, इसको हम नाम फॉर एग्जांपल दे देते हैं एन अदर पर्सन, यानी कि दूसरा पर्सन। समझ के लिए, ताकि आपको बेयर रीडिंग के समझ अच्छे से आ जाए। ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन है इंटरेस्टेड पर्सन। इंटरेस्टेड पर्सन, ठीक है। इसमें आप देखें, ये हम जमीन रख लेते हैं, ये एक हिस्सा है। इस हिस्से का जो ओनर है ना, ओनर यानी कि मालिक, वो ये है ए इस हिस्से का मालिक है और उसने ये जमीन अपनी इंटरेस्टेड पर्सन को रहन की हुई है। अब इस जमीन का हिस्सा तो मेरा है, यानी कि ए पर्सन का है, लेकिन इसमें से जो फायदा हो रहा है वो इंटरेस्टेड पर्सन को हो रहा है, बी को फायदा हो रहा है। अब होता यह है कि मुझे लॉ ने बाउंड किया है कि मैं टैक्स को पे करूं। विच एन अदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे। मुझे लॉ ने बाउंड किया है, एन अदर पर्सन को बाउंड किया है कि मैं टैक्स को पे करूं, जो ओनर है। लेकिन हुआ ये है, पेमेंट किसने कर दी है? इंटरेस्टेड पर्सन ने। पेमेंट किसने की है? इंटरेस्टेड पर्सन ने। इसका तो दूर दूर तक उस पेमेंट के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था, उसमें तो मुझे इंपोज की थी ना, जो पेमेंट है वो लॉ ने मुझ पर इंपोज की थी, लेकिन उसकी पेमेंट कर कौन रहा है? इंटरेस्टेड पर्सन। तो फिर हम सेक्शन पे आ जाते हैं। अब इसमें रिजल्ट, एज अ रिजल्ट होगा क्या? पेमेंट तो हो जाएगी, दोबारा जमीन वैसे यूज करने लग जाएगा, लेकिन बाद में जब इसके हाल ठीक होंगे, इसके हालात ठीक होंगे, इसके अच्छे दिन आएंगे, तो बी जो है वो इससे अपना क्लेम ले सकता है कि मैंने तुम्हारा हिस्से में टैक्स पे किया था, अब तुम्हारे दिन अच्छे हैं, अब तुम मुझे वो टैक्स उतनी अमाउंट वापस करो। अंडर सेक्शन है 69 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब दोबारा पढ़ते हैं। इफ पेमेंट इज डन बाय पर्सन इंटरेस्टेड, ओके हो गया, इसने पेमेंट कर दी। विच, कौन सी वाली पेमेंट? विच, जो के एन अदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे, किसी और की जिम्मे बनती थी कि वो पे करे, लेकिन की किसने? इसने। तो फिर एज अ रिजल्ट इसका राइट बनता है कि वो उससे वो डैमेजेस, वो चीजें क्लेम करे। अब आपको समझ आ गई होगी। अगर अब भी नहीं आई तो आप फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसमें फिर और इजी वर्डिंग में आपको इलेबोरेट कर दूंगी। अच्छा, इसमें आपने ये 3 चीजें बता देनी है, पेमेंट इंटरेस्टेड क्या है, फिर उसके बाद बाउंड बाय लॉ क्या है। इसमें फिर आपने एक और चीज देखनी है कि जो आपका अनदर पर्सन था, यानी कि जो ए पार्टी थी, उसको किसी कस्टम ने बाउंड नहीं किया, किसी पर्सन ने बाउंड नहीं किया, किसी पार्टी ने बाउंड नहीं किया, उसको लॉ ने बाउंड किया था कि वो पेमेंट करे, ठीक है। तो आपने 3 चीजें इसमें एलैबोरेट करनी है। नंबर 1 ये कि इंटरेस्टेड पर्सन पे करेगा। नंबर 2 पेमेंट कौन सी, जो कि बाउंड कौन था? अनदर पर्सन पे करने के लिए। नंबर 3 बाउंड कैसे था? बाउंड बाय लॉ। 3 चीजों को आपने एलैबोरेट करना है। फिर आपने कहना है एज अ रिजल्ट फिर वो उसका राइट बनता है कि जब उसके दिन अच्छे आए तो वो वहां से डैमेजेस क्लेम कर सके, जबकि इसमें कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, फिर भी वहां पर एग्जिस्ट करता है कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन नंबर 69। उसके बाद नंबर 3 आपका आता है ऑब्लिगेशन टू पे फॉर नॉन ग्रेटिशियस एक्ट।
इसमें दो चीज़ें आपकी आती हैं जो आपने ज़रूर समझनी है कॉन्ट्रैक्ट के पेपर में अंदर और कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट के अंदर। दो वर्ड्स आपके आते हैं, एक होता है ग्रेटिशियस, GRATIOUS ग्रेटिशियस, और एक होता है नॉन ग्रेटिशियस। आपने एक वर्ड सुना होगा जिसे हम कहते हैं ग्रेटिट्यूड। अक्सर जब हम अपने दोस्तों वगैरह को मैसेज करते हैं तो किसी की भी कॉम्प्लीमेंट पास करें या तारीफ वगैरह कहें तो वो आके ग्रेटिट्यूड का मैसेज करता है। तो ग्रेटिट्यूड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है शुक्रिया, इन अ सेंस, ठीक है, मशकूर हैं, यही मतलब इनके निकलते हैं ग्रेटिट्यूड का, शुक्रिया, मशकूर वगैरह। बिल्कुल इसी तरह इसकी एवोल्यूशन करके ये वर्ड बना ग्रेटिशियस। ग्रेटिशियस वो चीज़ें होती हैं, आप ये ग्रेटिशियस एक्ट्स, आपके वो एक्ट्स होते हैं जिनके अंदर आप कोई भी पैसे की डिमांड नहीं करते। यानी कि अगर आपका मेरे कोई दोस्त मेरे पास आता है, मुझे कहता है कि मुझे आपकी किताब चाहिए या मुझे आपका मार्कर चाहिए, अब वो एक ऑफर कर रहा है मुझे, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं कहती हूँ ठीक है आप ये मार्कर ले जाएं। अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, एग्रीमेंट हो रहा है। तीसरी चीज इसमें आती है कॉन्सिडरेशन की, जो हमने पढ़ी थी, बदल जिसे कहा जाता है। ऐसा बदल, मैंने ये नहीं कहा कि आप मुझे भाई 100 रुपया देना या आप मुझे 20 रुपये देने, मैंने एज अ बदल में उसे एक हिसाब से, क्या आप कह सकते हैं कि शुक्रिया में या उसको प्यार मोहब्बत में ही मैंने मार्कर दिया ना, एक केयर में या आप एहसान करके, बिल्कुल एक नॉर्मल मोड में, जैसे हमारे दोस्तों में होता है आपस में, आप उस तरह करके आप उसे मार्कर देते हैं, बिल्कुल एक नॉर्मल वे में। तो इस तरह वाले एक्ट्स जिनका आपका मनी शामिल नहीं होता, जिसमें आपकी मॉनिटरी चीजें शामिल नहीं होती, उसको हम ग्रेटिशियस एक्ट कहते हैं। जो आप बिल्कुल एहलाकियात में, आप वर्ड ठीक है कि एहलाकियात में आके जब वो आप कोई चीज़ किसी दूसरे को देते हैं, उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है, वो भी छोटे लेवल का ऑफर एक्सेप्टेंस होता है, लेकिन उसमें जो कॉन्सिडरेशन होती है वो मॉनिटरी नहीं होती, उसमें कॉन्सिडरेशन आपकी मनी से रिलेट नहीं करती, उसमें जो आपका बदल होता है वो ग्रेटिशियस होता है, वो शुक्रिया के अंदाज में, वो एहसान में, वो एहलाकियात के दायरे में होता है। तो ऐसे तमाम एक्ट्स को जिनका मनी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता, पैसा शैसा उसमें नहीं होता, उन एक्ट्स को हम ग्रेटिशियस एक्ट कहते हैं। और बिल्कुल इसी की ऑपोजिट जो चीज़ है वो आपकी आती है नॉन ग्रेटिशियस एक्ट, जो इसके क्रॉस में है। अब नॉन ग्रेटिशियस एक्ट ऐसा एक्ट जिसमें आपके एहलाकियात वगैरह भी, एहलाकियात भी उसमें होती हैं, लेकिन उसमें आपका पैसा ज़्यादा आता है, उसमें आप कॉन्सिडरेशन, ठीक है आप मेरा मार्कर ले जाए लेकिन आप मुझे 20 रुपये इसके बदले में दे जाएं, तो आप मेरा मार्कर ले जाएं, 3 दिन के लिए यूज़ करें, बाद में वापस आए मुझे मार्कर दे दें। तो उसमें आपका नॉन ग्रेटिशियस एक्ट कौन से होगी? जिसमें आपके पैसे की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी या आपकी कोई और सर्विस हो जाएगी। यानी कि ग्रेटिशियस एक्ट वो होगी जिसमें बदल में आपको कुछ चाहिए नहीं होता, आप मेरा मार्कर ले जाएं ठीक है, बदल में मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे कोई सर्विस चाहिए, ना मुझे कोई काम चाहिए, ना मुझे कोई पैसा चाहिए, कुछ भी नहीं। लेकिन नॉन ग्रेटिशियस एक्ट क्या है? जिनमें बदल में मुझे कुछ चाहिए, मुझे आपकी कोई सर्विस चाहिए, मुझे आपकी कोई किताब चाहिए, मुझे आपका कोई पैसा चाहिए, वो आपके नॉन ग्रेटिशियस एक्ट है, जिसमें आपका आप इसको उस हिसाब से जो हमने पहले बताया वो चीज़ें इसमें फुलफिल ना हो, ठीक है। तो ये आपके दो टर्म्स है जिसे आपने याद रखना है, ग्रेटिशियस और नॉन ग्रेटिशियस। ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में भरी पड़ी है, बार बार इस टर्म को यूज किया जाता है, इसलिए बताना यहाँ पर जिम्नन था। अच्छा, अब यहाँ पर आता है ऑब्लिगेशन टू पे फॉर नॉन ग्रेटिशियस एक्ट। ऑब्लिगेशन इसमें ये होता है कि आप कह सकते हो एक हिसाब की ड्यूटी, ऐसी ड्यूटी जो कि लॉ ने फिक्स की है। ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन ये है, ड्यूटी फिक्स्ड बाय लॉ इज कॉल्ड एज ऑब्लिगेशन। अब उसमें क्या है कि अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें आपने जो कंसिडरेशन रखी है वो नॉन ग्रेटिशियस है, यानी कि वो पैसे की सूरत में है, वो सर्विस की सूरत में है, उसमें आपने बिल्कुल बदल में कोई चीज़ होता है ना कि मैंने कोई चीज़ डिमांड नहीं की, ऐसा नहीं है, उसमें आपने कोई चीज़ डिमांड किया, तो फिर क्या होगा, फिर क्या ड्यूटी बनती है अगले पर्सन की। तो इसका जो बेयर सेक्शन है वो ये कहता है व्हेन एनी या फिर व्हेन सम पर्सन, ये बात समझाने की हद तक आपको होता है, बाकी वर्ड टू वर्ड ये बेयर में नहीं होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें होंगी, वर्ड टू वर्ड नहीं मैं लिखती यहाँ पे। व्हेन सम पर्सन renders any service or provides goods to some person not free of cost। अब इसमें ये जो चीज है ये आपने मुझे बतानी है कि इसका क्या मतलब। आगे फिर से वो ही आ जाता है, ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर बैक द डैमेजेस।
अब इसमें मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आपका ग्रेटिशियस एक्ट होता है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें होती हैं, उसमें कॉस्ट नहीं होती, उसमें पैसे की डिमांड नहीं होती, कोई सर्विस की डिमांड नहीं होती। और जो नॉन ग्रेटिशियस है उसमें इनकी डिमांड्स होती हैं, उसमें आपको बदल में पैसा या बदल में कोई सर्विस चाहिए होती है। इसमें उसने कहा है कि व्हेन सम पर्सन, जब कोई इंसान किसी दूसरे को कोई सर्विस देता है, रेंडर्स एनी सर्विस, कोई सर्विस देता है, और प्रोवाइड्स गुड्स टू सम अदर पर्सन, या किसी भी किस्म का कोई माल, किसी भी किस्म की कोई चीजें दूसरे इंसान को देता है, नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं उसे दी, उसकी मर्जी थी कि इसके बदल में कोई पैसा वगैरह है। अब इसमें एग्जांपल आप कुछ यूं लें कि होता यह है कि हमारे घर में दरवाज़ा नॉक हुआ और बाहर एक आदमी आया या बाहर एक औरत आई और उस औरत ने आके तो आपसे बात वगैरह की है और उसके बाद वो चली गई है। अब उसके जाने के बाद आपको पता चला कि उसने वो सामान बेचने के लिए आई थी और वो सामान अपना यहीं पर छोड़ गई है। अब आपको भी पता है कि उसने फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ यहाँ पर नहीं छोड़ी। इसको एग्जाम्पल को रहने दिए, आप सड़क पे गए हैं, बाय आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पे गजरे वाली खवातीन होती हैं, तो वो गजरे वाली खातून आपके पास आई है। अब आपको पता है कि उसने गजरे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बेचने आपको, उसने उसके बदले में आपको एक कोई पैसा आपसे चाहिए, उसे नॉन ग्रेटिशियस एग्रीमेंट हो रहा है ना, नॉन ग्रेटिशियस एक्ट है उसका। उसने कोई किसी भी किस्म की तशक्कुर में या उसमें किसी भी किस्म की बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ आपको नहीं दे रहा, उसको बदले में उसे कोई चीज़ चाहिए, कोई पैसा चाहिए। अब हुआ ये कि अगर वो कोई गजरा आपको जो आपकी झोली में डाल रही है आपको पकड़ा दे, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि उसने फ्री में आपको दे दिया। इसमें हुआ तो यही है ना, उसने आपको कोई गुड प्रोवाइड की है और ऐसी गुड प्रोवाइड की है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, तो फिर उसकी ये ड्यूटी है और आपका ये राइट बनता है सेक्शन 70 के मुताबिक कि आप उसको पैसे उसके रिटर्न करें। या जाते जाते कोई गजरा वो आपकी झोली में फेंक के चली गई, उसको नहीं ध्यान रहा, तो आप पर ये ड्यूटी बनती है कि आप उसकी जो पैसे हैं वो उसे वापस करें, क्योंकि उसने वो फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं किया। ये सेक्शन बिल्कुल इजी सारा है, इसमें एज सच कोई कॉम्प्लेक्सिटीज बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। व्हेन सम पर्सन रेंडर्स एनी सर्विस और प्रोवाइड्स गुड्स टू सम पर्सन नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, ही इज एंटाइटल्ड टू क्लेम डैमेजेस फ्रॉम दैट पर्सन प्रॉपर्टी या फ्रॉम दैट पर्सन। ठीक है, यानी कि अगर उसने कोई भी सर्विस आपको प्रोवाइड कर दी है, कोई गुड आपको प्रोवाइड कर दिया, लेकिन उसकी इंटेंशन ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट दे दे, उसे कास्ट चाहिए, तो फिर आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप उसे पैसे दें। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो वो सेक्शन 70 के तहत आप पर केस फाइल भी कर सकता है और इसके तहत आप कोर्ट आपसे कॉम्पनसेशन भी उसको लेकर देगी। उसके बाद आगे आता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसके ऊपर आपका सवाल भी बनकर आता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएं फाइंडर ऑफ गुड्स की। ये लहदा से भी आपका एक सवाल है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स में आपका ये आता है सेक्शन, इसमें ये कहता है फाइंडर ऑफ गुड्स का कॉन्सेप्ट वही है जो हमने वेरी फर्स्ट जब स्टार्ट किया था तब बताया था कि आप सड़क पे जा रहे हैं, आपको कुछ चीज़ मिली है, चेक हमने बताया था, चेक मिला है, आपने वो चेक उठाया और उसे अपनी कस्टडी में कर लिया। जैसे ही आप उसको अपनी कस्टडी में करेंगे, लॉ आपको क़ज़ाई कॉन्ट्रैक्ट के तहत बाउंड कर देगा कि आप वो सारी चीज़ें पूरी करें जो फॉर्मेलिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद होती हैं। आप उसके ओनर को तलाश करें, इश्तिहार वगैरह दें और उसका जो चेक है वो उस तक पहुंचाएं। आप उस चीज़ के अंदर, उस अरीना के अंदर, उस फेयर के अंदर, उस सर्कल के अंदर आप फॉल कर जाते हैं। अब इसकी बेयर रीडिंग पढ़े तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स में बहुत इजी सारी वर्डिंग है, बहुत इजी सारी चीजें बताई गई हैं। इसमें वो कहता कुछ यूं है, व्हेन अ पर्सन, जब कोई भी इंसान, फाइंड्स अ गुड, किसी भी किस्म की कोई गुड फाइंड करता है, व्हेन अ पर्सन फाइंड्स अ गुड, कैसी गुड, बिलोंगिंग टू एन अदर पर्सन, बिलोंगिंग टू एन अदर पर्सन, ऐसी गुड जो कि किसी और पर्सन से बिलोंग करती है। नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड और क्या करता है, टेक्स देम इनटू हिज ओन कस्टडी, और उसके बाद क्या करता है कि वो उसको अपनी कस्टडी में ले आता है, अपनी मलकियत में ले आता है, अपनी पोजेशन में ले आता है, उस पर अपना कब्जा कर लेता है। तो फिर हम कहेंगे ही इज लायबल टू सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ऑफ बेली। तो फिर जैसे ही उसने उन गुड्स को पकड़ के, वो गुड्स जो कि किसी और की मलकियत थी, किसी और से वो लिंक करती थी,
उनको पकड़ा और उनको अपनी कस्टडी में लेकर आया तो उसकी वो तमाम जिम्मेदारियां इम्पोज कर देगा लॉ उस पर, वो बाउंड हो जाएगा बाय लॉ, वो तमाम जिम्मेदारियां पूरी करने का, वो तमाम फराइज निभाने का जो कि किसी बेली की होती है। अब इसमें आप एक चीज़ जो है वो इलेबोरेट आपने याद रखनी है, एक चीज़ इसमें कि इसमें अगर हम जब एसेंशियल्स की बात करनी है तो एसेंशियल्स में आपने ये देखते हैं, ऐसा गुड बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन, जो कि किसी और पर्सन से बिलोंग करता है, ठीक है। उसके बाद उसने उसे अपनी कस्टडी में ले लिया, दो चीजें। नंबर 3, तो फिर उसकी क्या जिम्मेदारियां बनेंगी जो कि किसी बेली की बनती हैं। ये तो आपका हो गया 71, जो कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया। अब उसके बाद आपने ये इलेबोरेट करना है कि भाई बेली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर थोड़ा सा ना एक आपकी कह सकते हैं तिश्नी की पैदा होती है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बेली की बनती है। अब बेली की क्या बनती है, आपने क्रॉस रेफरेंस में बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, बेली की ड्यूटी को आपने इलेबोरेट करना है। तो इसमें आपके 2 सेक्शंस मजीद आते हैं। इसको हम ऐसा करते हैं कि इरेज करके साथ लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से याद रहे, क्योंकि बेयर तो आपको समझ आ गई है। नंबर 1, उसने बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन की गुड्स को लिया और उसको अपनी कस्टडी में कर लिया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई जो कि किसी बेली की होती हैं, ठीक है। तो अब हम इलेबोरेट करते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर वो कहते हैं 2 सेक्शन आते हैं, एक है आपका 168 और एक है आपका 169। 168 बात करता है लाइबिलिटीज ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, कि ऐसी कौन सी जिम्मेदारियां बनती हैं, ऐसी कौन सी ड्यूटीज बनती हैं फाइंडर ऑफ गुड्स की। अगर मैं जाती हूँ, मुझे वो चेक मिला था, तो मेरे क्या क्या फराइज हैं, मेरी क्या क्या ड्यूटीज हैं जिनको लॉ मुझे कहता है कि मैं पूरा करूं, उनको इलेबोरेट किया 168 सेक्शन ने। और 169 बात करेगा कि मेरे राइट्स क्या हैं, राइट्स ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, यानी कि मेरे हुकूक क्या हैं। अगर मैंने इन जिम्मेदारियों को पूरा कर दिया तो इन रिटर्न मुझे क्या मिलेगा, इसको 169 एड्रेस करता है। अब हम जब लाइबिलिटीज ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट चीजें आती हैं। इसमें वो कहता है कि सबसे पहला तो आपका आपका जो फर्ज है वो ये है कि आप ओनर को सर्च करें, जिसका भी चेक आपको मिला है आप उसके ओनर को तलाश करने की कोशिश करें। इसके लिए आप डिफरेंट न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दें कि मुझे फलां जगह पर फलां अमाउंट का चेक मिला है, या फलां जगह पर फलां इतने तोले मुझे सोना मिला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करें, आप अपने बिहाफ पर डिफरेंट लोगों से पूछें कि यहाँ पर किसी की चीज़ गुमी है कि नहीं, डिफरेंट इश्तहारात में देखें कि जिसकी भी चीज़ गुमी होगी उसने इश्तहार दिया होगा। पहली ड्यूटी आपकी ये बनती है कि आप ओनर को सर्च आउट करें। नंबर 2 आपकी बनती है कि आप उन गुड्स की टेक केयर करें। ये नहीं कि आपको वो चेक मिला है तो आप उसको इधर उधर कहीं फेंक दें, आप उसको ऐसे ही किसी के पर्सन के हवाले कर दें, नहीं, उन गुड्स की आप टेक केयर करें, क्योंकि लॉ ने आपको बाउंड किया है, लॉ ने किसी थर्ड पर्सन को बाउंड नहीं किया। जिसने वो चीज उठाई है अल्लाह की जमीन से, उसने जैसे ही कस्टडी में दी है, इन तमाम चीजों को वो पूरा करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो सेक्शन 71 के तहत उसका जो ओनर है वो इसके ऊपर केस फाइल कर सकता है। नंबर 2 आता है कि वो उनको टेक केयर करेगा, उनको सेल नहीं करेगा, नॉट सेल, उनको फर्दर आगे कैश नहीं कर लेगा, उसको फर्दर आगे कोई अगर गुड्स है उनको सेल नहीं करेगा। ये कुछ उसकी ड्यूटीज बनती हैं, उसकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। अब आगे आता है राइट्स ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। उसके जो जिम्मेदारियां उसने सारी पूरी कर दी, भाई ओनर को भी ढूंढा, ओनर फिर भी नहीं मिल रहा, चीजों की टेक केयर भी की है, उसने आगे फर्दर सेल भी नहीं किया, अच्छे तरीके से ख्याल भी रखा है, सब चीजें पूरी हो गया, उसको इन रिटर्न में क्या मिला, या उसने फॉर एग्जाम्पल ओनर को तलाश कर लिया है, उसने ओनर के हवाले को चेक कर दिया, बदले में उसको क्या मिलेगा, वो उसके राइट्स हैं, हुकूक उसके, वो 169 बताता है। 169 ये कहता है कि उसका राइट है कि वो रिवॉर्ड के लिए क्लेम करे। उसको जैसे ही वो ओनर मिला है वो उसको कहे भाई मुझे आपका फला फला जगह पे चेक मिला था और इतने अमाउंट का था, वो मेरे पास है, अच्छी तरीके से मैंने उसकी केयर की है, उसको फर्दर सेल या उसको मैंने कैश आउट नहीं किया, तो मुझे भी आप अब 50,000 दें तो मुझे आप अपना चेक ले लें। उसका ये राइट है, वो ये काम कर सकता है, रिवॉर्ड को क्लेम कर सकता है। अब अगर ओनर समझदार है, उसने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हुआ है, तो वो उसे आसानी से वो 50,000 देगा और चेक ले लेगा। लेकिन अगर वो देने से इनकार करता है तो जो आपका बेली है या जो आपका फाइंडर ऑफ गुड्स वाला बंदा है वो सिंपली कोर्ट में जाके अपनी कॉम्पनसेशन अवार्ड करवा सकता है सेक्शन 71 के तहत। भाई मैंने अपने सारे फराइज पूरे किए हैं, अब ये ओनर जो है ये मुझे मेरी कॉम्पनसेशन, मुझे मेरा रिवॉर्ड नहीं दे रहा,
तो मेरा 169 के तहत मेरा ये राइट बनता है कि मुझे इसके बदले में कॉम्पनसेशन दी जाए, रिवॉर्ड दिया जाए, लेकिन ये इनकार करे तो आप इससे कॉम्पनसेशन लेकर दें रिवॉर्ड करने का। नंबर 2 ये है कि वो उनको यूज करने का इख्तियार भी रखता है, फाइंडर ऑफ गुड्स। अब इसमें आपका सवाल होगा कभी यहाँ पर उसने टेक केयर की है, फर्दर सेल नहीं किया, तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि यूज करने का राइट है। तो वो इस तरह से है, उन चीजों को वो यूज कर सकता है जो कि पेरिशेबल हैं, पेरिशेबल है इन नेचर। अब यहाँ पर सवाल आ गया भाई पेरिशेबल क्या है? पेरिशेबल वो चीजें होती हैं जो कि गल सड़ जाती हैं, या फिर आपकी वो चीजें जो कि डैमेज हो जाती हैं, जो कि अपनी असली शक्ल में मौजूद नहीं रहती, जो कि खराब हो जाती हैं। ऐसे कर लेते हैं, जो खराब हो जाती है, जो डैमेज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अब किसी को कोई फ्रूट का शापड़ मिल गया है किसी सड़क से, या उसको कोई फिश वगैरह मिल गई है, या खाने पीने की कोई चीज़ किसी की मिल गई है, तो अब उसको वो ओनर को तलाश करेगा 2 साल तक खाने पीने की चीज़ों को, तो वो नहीं रिजर्व कर सकता ना। तो ऐसी चीज़ें जो पेरिशेबल हैं, जो खराब होने वाली है, तो फिर अगर चाहे तो वो उनको यूज भी कर सकता है। इसी तरह फिर चीजें आती है कि अगर उसका जो उसने इन चीजों की अच्छी तरीके से केयर भी की है, ओनर को भी ढूंढा है, लेकिन फिर भी वो चीजें उसको नहीं मिल रही, ओनर उसका नहीं मिल रहा, एडवर्टीजमेंट के बाद भी नहीं मिला, तो फिर वो उन चीजों को खामोशी से अपने यूज में भी कर सकता है। ये सेक्शन 169 उसके राइट्स में बताता है, ठीक है। तो ये आपने कुछ राइट्स, कुछ आपने उसके लाइबिलिटीज को इलेबोरेट कर देना है। ओके हो गया जी। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे है हमारा सेक्शन 72। Section 72 is a law section of quasi contract which deals about the liability under mistake and querying. It tells me about कि अगर आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया है या कोई ऐसी रेंडर की है सर्विस, if any person renders any service or provides any goods, provides goods, but कैसे goods उसने किए, प्रोवाइड किए, अंडर मिस्टेक या अंडर querying, which he is not bound by contract, ऑफ विच नॉट कॉन्ट्रैक्ट बाउंडेड, ठीक है। इसलिए मैं बुलेट पॉइंट्स में लिख लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत पता चल जाए। बाकी सेक्शन आपके पास मौजूद है बेयर एक्ट में, आप वहाँ से डिटेल में देखें। तो फिर आ जाएगा ही इज एंटाइटल्ड टू बी रीपेड। अच्छा हुआ क्या है इसमें, अभी आपने इसको नहीं देखना। इसमें हुआ यह है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा और मिस्टर ए का कोई एग्रीमेंट हुआ था कि मैंने उसको मारकर जो है वो सेल करना है और उससे मैंने 20,000 रुपया लेना है। अब हुआ ये कि मैं जब वो चीज़ें सेल करने के लिए गई हूँ, तो मैंने बाय मिस्टेक, गलती से या किसी के प्रेशर में आके मैंने वो चीज़ें मिस्टर बी को सेल कर दी है। मेरा जो एग्रीमेंट हुआ था, मिस्टर ए का एग्रीमेंट हुआ था मिस्टर बी के साथ कि मिस्टर ए बी को मारकर सेल करेगा और बी से वो अमाउंट लेगा। लेकिन हुआ ये, मुझे समझ नहीं आई, मिस्टर ए को समझ नहीं आई कि बी कौन है, और उसने जाकर ये सब कुछ मिस्टर सी को दे दिया। अमाउंट उसने मिस्टर बी से ली, 20,000 उसने मिस्टर बी से लिया, लेकिन जब चीजें सेल करने की बात गई, मार्कर गुड्स प्रोवाइड करने की बात आई, सर्विस रेंडर करने की बात आई, उसने वो सहूलत मिस्टर सी को दे दिया बी समझ कर, यानी कि मिस्टेक में आकर, या सी ने उसे प्रेशराइज किया कि मैं ही बी हूँ, मुझे ही दो चीजें, जबरदस्ती उसे छीन ली चीजें, मिस्टर ए की चीजें मिस्टर सी ने छीन ली। तो अब वो क्या कहता है, जो हमारा सेक्शन 72 है, जो कुजाई कॉन्ट्रैक्ट के तहत पार्टीज को बाउंड करता है कि प्रमोट किया जा सके एंड्स ऑफ जस्टिस को, प्रिवेंट किया जा सके अनजस्टली एनरिचमेंट को, जो इलीगल तरीके से आपका बेनिफिट होता है, आपके खजाने भर जाते हैं उनको। तो फिर जो मिस्टर सी है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो मिस्टर ए को रीपे करेंगे। मैंने वर्ड लिखा ना रीपेड, उसका इंटाइटल टू क्लेम कर सकता है कि मुझे इन चीज़ों की रीपेमेंट की जाए, या तो ये इसको पेमेंट कर दे तो उसका बी के साथ एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, या फिर ये उसको गुड्स जो है वो बैक कर दे। तो फिर सेक्शन क्या कहता है, समवन प्रोवाइड्स एनी रेंडर्स एनी सर्विस और प्रोवाइड्स गुड्स टू पर्सन अंडर मिस्टेक और क्वेरियन, गलती से किसी और को उसने ट्रांसफर कर दी चीजें, तो ही इज एंटाइटल्ड टू बी रीपेड। वो उसने जिसको प्रोवाइड किया उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट बाउंडेड नहीं था, यानी मैंने आपको बताया ना कि ए का सी से तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ए का तो बी से था कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उसने गलती में आकर प्रेशराइज होकर क्वेरियन में आकर उसने सी को चीजें डिलीवर कर दी। तो फिर सी की ड्यूटी बनती है कि वो ए को वो चीजें रीपे करे, दोबारा से उसे वापस करे, और ए के पास भी ये राइट है कि अगर सी आराम से नहीं दे रहा तो वो कोर्ट में जाके सेक्शन 72 के तहत सी से वो चीजें वापस लेने का मजाज है, वो ये काम कर सकता है। तो उसके बाद फिर आपने कंक्लूजन में इंट्रोडक्शन से सेम हम थोड़ा बहुत इलेबोरेट अंदर से करके इसको इलेबोरेट कर देते हैं। तो ये आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल था कुजाई कॉन्ट्रैक्ट का या क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट का, जो भी आप पढ़ना चाहें। कुजाई का मैंने मतलब पहले बताया, विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट,
And one thing which you have to keep in your mind, that in this question, which is a concept of quasi contract, there is no offer, there is no acceptance, there is no consideration, even there are no formalities which we have discussed in the concept of essentials of contract as mentioned in the section 10 of Contract Act 1872. But still, law bounds the parties to prevent the unduly enrichment, to prevent the unjustly enrichment of the party, and to promote the ends of justice. Law has given the concept of quasi contract to promote the ends of justice, to secure the parties, to secure the property of parties by providing the different sections of supply of necessaries, payment by interested person, obligation to pay for non-gratuitous act, responsibility of finder of goods, liability under mistake and querying. So you have to see this video in a very relaxed and a very friendly mood, and after view this whole video, you will be able to attempt this question in just a seconds, because its concept is too much easy and too much, I have explained in too much easy wording by giving you the example of your daily life, which you have to use and you have to see in your daily life, and all its concepts are too much easy. You have to prepare this question, because this question is too much important as we concern with the annual examination of 2024, and hoping for best of luck for you, for those students who are appearing 2024 exam. तो आपने ये सवाल फिर ज़रूर तैयार करना है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट का, और इसमें आपने इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक आपने ये सारी हेडिंग्स को एक्सप्लेन करना है। जब भी उसने पूछना है आपसे कि ऐसा कौन से मामलात हैं जिसमें ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हुई, कंसिडरेशन नहीं हुई, कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं हुई, कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लॉ इम्पोज कर रहा है, लॉ ड्यूटी बाउंड कर रहा है पार्टीज को, लॉ वो पर्टिकुलर अरीना में पार्टीज को घसीट के लेकर आ रहा है, वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से सर्कमस्टेंसेस उनको एलैबोरेट करें। तो जब भी वो इस तरह से बात करेगा तो उसका मतलब है वो बात किसकी कर रहा है, क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट की, या फिर वो सीधे से पूछ लेगा खुद ही अच्छे अल्फाज में कि क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट को एलैबोरेट करें। Then you have to discuss all these above mentioned and explained headings: introduction, relevant provision and meaning, definition, object, and then the main crux of the question, it's a kinds of quasi obligations or quasi contract, its supply of necessary। इन सबको अच्छी तरीके से पहले बेस सेक्शन को लिखें, उनके फिर एसेंशियल्स निकालें, उसके बाद उन एसेंशियल्स को एलैबोरेट करें, फिर आप एग्जांपल्स लिखें, इलस्ट्रेशंस लिखें, और जितना अच्छे से हो सकता है सवाल को प्रिपेयर करें। और मैं आपको इंशाअल्लाह वज़ल गारंटी देती हूँ कि आपका अगर ये सवाल आता है या कोई भी सवाल आता है, जिन लेक्चर्स की तैयारी, जिन वीडियोस की तैयारी, आप सवालात की तैयारी मैं आपको करवाती हूँ, आई एम डैम श्योर कि आपके वो सवाल अगर आप अच्छे तरीके से उन्हीं वे में जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाती हूँ आप अटैम्प्ट करेंगे, तो यू विल सिक्योर द हाईएस्ट मार्क्स, एंड इट्स नॉट स्मॉलर और वेरी कंफर्टेबल डील, इट्स अ बिग डील। ठीक है, तो आप जाएं, बाकी वीडियोस को भी ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें, और किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आती, आपको नोट्स डिटेल में चाहिए, डू राइट इन योर कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक दफ़ा इसको जूम करते हैं, आप इसको देख लें आराम से, ठीक है।